हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। और दिखने में इतना टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को देखते चले जाओगे ये टॉपिक आपके लिए आसान होता चला जाएगा। तो मेरे साथ ही बने रहना है इसके अंदर। मैं आपको इसकी पहले इंपॉर्टेंस दिखा दूं और फिर इसको मैं करने का इजी तरीका बताऊंगा, ठीक है। देखो, हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के बारे में है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग जब क्वेश्चन आता है तो ये पूरा 6 नंबर से ऊपर और 10 नंबर तक पहुंच सकता है क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है? What is instruction pipelining? What are the various problem that can occur using instruction pipelining? क्या क्या प्रॉब्लम अकर हो सकती हैं इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के अंदर? वेरियस स्टेजेस क्या होते हैं, इसके बेनिफिट बताइए। डिजाइन करिए। देखिए, डिजाइन करने का मतलब है कि इसको बना के दिखाइए। जो मैं डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगा ना वो बनाना है। डिजाइन भी करिए। और देखो, यहाँ जो ड्रॉ वेरियस स्टेजेस लिखा हुआ था ना, वो भी यही है जो डिजाइन करने वाला पार्ट है, ठीक है। डिजाइन यहाँ पर। और एक्सप्लेन करना प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स इसमें। पाइपलाइनिंग क्या होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, इसके एडवांटेज बताइए। अब यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया एडवांटेज बताओ। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या होती है, प्रॉब्लम क्या क्या फेस होती है, यहाँ पर ये। अब देखिए, आप अगर इसके अंदर डेफिनेशन और इसका डायग्राम बनाकर आ जाओगे तो 6 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ आपकी। बाकी आपको प्रॉब्लम जो क्रिएट होगा वो होगा प्रॉब्लम फेस करने में, और एडवांटेज उसका मैं आपको सरल तरीका बता दूंगा। अगर आपको पाइपलाइनिंग समझ में आ गई तो एडवांटेज और प्रॉब्लम आप अपने मन से घुमा देना, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, तो और आपको समझना है। देखिए, आपको जो स्क्रीन पे यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने बहुत सारा कंटेंट एनिमेशन से किया। इसमें मुझे ऑलमोस्ट 1 से 2 आवर लग गए इसको सेट करने में कि कैसे इसको इजी तरीके से बना दूं मैं। तो मैंने इसको पूरा तरीके से तो नहीं किया, क्योंकि अगर मैं चारों स्टेप का करता तो बहुत टाइम कंज्यूम होता। तो मैंने यहाँ पर इसको किया हुआ है, सिर्फ 1 2 3 3 स्टेप्स को लिया है। देखो, पहले मैं आपको इसका सिनेरियो समझा दूं। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो मेन मेमोरी में नहीं है, यहाँ पर स्टोर्ड है। यहाँ पर ये अब मेन मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंट्रोल यूनिट के पास जो होते हैं प्रोसेस होने के लिए आते हैं यहाँ पर। ये तो ये जो ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये डायग्राम ये वाला है जो बड़ा सा है। इसके अंदर काफी सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हैं। I1 I2 I3, वो जगह ना होने की वजह से मैंने इसको जूम करके यहाँ दिखाया है, ठीक है। दूसरा, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हुए में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है हमारे पास फैच, फैच करना। देन हमारे पास होता है डिकोड करना, और डिकोड करने के बाद हमारा फैच ऑपरेंड करना। फैच ऑपरेंड करने के बाद एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोगों को करना पड़ता है स्टोर रिजल्ट। रिजल्ट। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन की स्टेप्स होते हैं, मैं इनको नहीं इन कीवर्ड से यूज करूंगा। एफ, डिकोड या डीईसी, और यहाँ मैंने लिख लिया एफईसी, ठीक है। वैसे तो मैं इनको नहीं है एफ और डी से लिखूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप लोग लेंगे लेकिन थोड़े से कीवर्ड लिख कर आना जैसे बुक में दिए हुए हैं, मैं दिखा दूंगा अभी। फैच, डिकोड, फैच ऑपरेंड को हम लिखेंगे यहाँ पर एफ ओ, एग्जीक्यूट को हम लिखेंगे ई एक्स, और स्टोर रिजल्ट को हम लिखेंगे एस टी आर, ऐसे करके, ठीक है। ये वाली बात रहेगी। शायद जब एनिमेशन में कर रहा था तो उसमें नहीं है, फैच ऑपरेंड वाली जो जगह थी वो मेरे पास नहीं थी। लेकिन बस मैं आपको इसको समझा दूं ना, समझ के आप सारा कर डालोगे इसको, ठीक है। समझाने से काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ टेबल में भी जगह ज़्यादा जगह नहीं बन रही थी तो मैं नहीं कर पाया इसको। चलो, अब मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मेन मेमोरी में हमारे पास लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन वेट कर रहे हैं एग्जीक्यूट होने का। तो सबसे पहले हम लोग नहीं है, इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, I1। अब ये हमारे पास I1 इंस्ट्रक्शन जो है किस में आ चुका है, फैच हो चुका है। तो ये I1 इंस्ट्रक्शन है, और ये हमारे पास टाइमिंग है। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, 3 सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवें सेकंड, ये सब कुछ वैसे आप टाइम लाइनिंग के स्लॉट समझ सकते हो। कंट्रोल यूनिट के अंदर जो स्लॉट्स होते हैं वो सेकंड्स में नहीं होते, उसकी टाइम लाइनिंग जो होती है वो अलग ही चलती है। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप समझ सकते हो कि पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, ठीक है। तो पहले स्लॉट के अंदर I1 का जो हमारा स्टेप एग्जीक्यूट हुआ है वो है हमारा फैच, ये जिसे मैं एफ बोल सकता था, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, चलो एफ लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये ऐसे ताकि आप समझ जाओ एफ। अब जैसे ही दूसरा स्टेप आएगा देखो, तो यहाँ पर ये फैच है। फैच के बाद इसका क्या स्टेप होगा, डिकोड करना है इसको। तो मैं आगे चलाता हूँ, ये डिकोड हुआ। अब आप यहाँ देखो कि जब ये यहाँ से यहाँ मूव किया, ये वाली जगह तो जैसे कि कोई भी फैच होकर आएगा तो वो यहाँ आएगा। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन 1 ने फैच वाली जगह छोड़ दी, कि फैच होने के बाद हर एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आकर स्टोर होगा,
ये जगह खाली हुई थी, तुरंत I2 नहीं यहाँ पर आ गया, I2 ने वेट नहीं किया, यानी कि I1 इंस्ट्रक्शन का जब हमारा डिकोड वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ था, DEC वाला, तो I2 का जो है एग्जीक्यूट होगा पार्ट फैच वाला। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिएगा जरा, अब कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ऑपरेंड को फैच करेगी, तो यहाँ पर ये ब्लिंक करेगा, ये देखिएगा यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है, और ये ऐसे स्टेप हुआ। समझ में आई आप लोगों को बात? देखो इसी में फैच ऑपरेंड भी हो गया था, वो स्टेप मैंने थोड़ा सा रिड्यूस किया हुआ है यहाँ पर, ये कि जैसे ही इसका ये वाला फैच ऑपरेंड वाला एड्रेस एग्जीक्यूट हुआ था, और ये फैच ऑपरेंड के बाद तो नीचे I2 वाले इंस्ट्रक्शन का ये जो I2 वो नीचे पहुंच गया, ये वाली जगह थी डी कोड वाली जगह थी, यानी कि यहाँ पे आ गया डी कोड वाली इंस्ट्रक्शन I2 का डी कोड वाला। ठीक है, अब फैच ऑपरेंड के बाद इधर ही नहीं है, ये एग्जीक्यूट होगा। अब जब ये इधर एग्जीक्यूट हो रहा होगा इधर जगह पर, तो I2 जगह ले लेगा इसकी। अब देखना यहाँ पर ये तो, लेकिन अब I3 की भी तो स्टार्टिंग हो चुकी है, I3 उठ के यहाँ पर आ गया, जो वाली लाइन थी हमारी फैच वाली, यानी कि I3 का फैच वाला पार्ट चल रहा था जब I2 का डी कोड वाला पार्ट चल रहा था। मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं बोल रहा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि जैसे ही पहला वाला इंस्ट्रक्शन कोई जगह खाली करता है, दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन उस जगह पे एग्जीक्यूट हो जाता है। इससे क्या होता है कि सीपीयू की जो प्रोसेसिंग होती है काफी फास्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा वेट करेंगे, जो जगह खाली हो रही है आप उस जगह का काम कर लो। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखना, अब I3 तो यहाँ आएगा, I2 नहीं है फैच ऑपरेंड के लिए वहां जाएगा, और I2 वहीं पे ही एग्जीक्यूट होगा, और I1 अपना स्टोर रिजल्ट करके एग्जीक्यूट डिसअपीयर हो जाएगा। देखिए अब ये मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये फैच ऑपरेंड कर रहे हैं और एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पर अब ये। तो अब ये आगे करते हैं, ये देखिए यहाँ पर अब ये बात समझ में आई आप लोग? ओ सॉरी, क्या हुआ था यहाँ पर अब ये, अब ये जो I1 का है, I1 का जो रिजल्ट है सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क में स्टोर रिजल्ट एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन जो I2 वाला पार्ट था, I2 वाले पार्ट का हमारा क्या हुआ था, फैच ऑपरेंड और एग्जीक्यूशन टेक प्लेस किया था यहाँ पर एग्जीक्यूशन। और जो I3 था, I3 इस समय डीकोड हो रहा था यहाँ पर, अब डीकोड से कहां पर आ गया, नीचे आ गया, सॉरी I3 फैच होकर यहाँ आया था, फैच होकर अभी यहाँ पर डीकोड होकर आ गया, यानी कि डी मैंने यहाँ लग दिया अभी ये। अब लेकिन जब I3 नीचे आया, तुरंत I4 को जगह खाली मिली और I4 यहाँ पर आके अवेलेबल हो गया, I4 यहाँ पर आके अवेलेबल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ 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 ऐसे करके बिल्कुल सीडीसी बन रही है। बस मैं इसमें इतना से समझाना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस डायग्राम को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, पूरा 10 नंबर का आपको तैयार हो गया क्वेश्चन अभी भी यहाँ से। अब यहाँ से कुछ बात को समझना आप लोग, कि मैं इसको आपको आपकी बुक वाला डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझ में आ जाए और आप लोग इसको समझ जाओ। पर ये है जो आप लोगों को डायग्राम बनाकर आना है, बहुत इजी है, इजीली तरीके से बनाकर आ जाओगे। देखो आप लोगों ने 7 इंस्ट्रक्शन लेना, क्योंकि एक के अंदर स्टेप कितने होते हैं हमारे पास, ये है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि बनाकर कैसे आओगे आप लोग यहाँ पर भी है। ठीक है, तो वैसे तो आप नहीं 5 स्टेप से भी कर सकते थे, और ये मैंने लिया यहाँ पर ऐसे करके। पहले तो आप इसको ऐसे बना लेना यहाँ पर ये, और काउंटिंग यहाँ पर तो इंस्ट्रक्शन लेने हैं ज्यादा से ज्यादा, मैं बताऊँ इंस्ट्रक्शन 4 इंस्ट्रक्शन लेना, जो 4 इंस्ट्रक्शन से ज्यादा लोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप 10 लाइन तो लेना ही लेना है यहाँ पर ये। तो मैंने ले ली, अरे सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लाइन हो गई आपके। अभी अब यहाँ पर आपको क्या करना है, I1 लिखना है, I1 इंस्ट्रक्शन, I2 इंस्ट्रक्शन, I3 इंस्ट्रक्शन, I4, बस यहीं तक रखना। और यहाँ पर जो टाइम स्लॉट होते हैं सीपीयू के वो यहाँ पे रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, हम नेक्स्ट ले लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, I1 के लिए सब में लिख दो, देखो फैच लिख दो। फैच के बाद क्या होता है हमारा, फैच के बाद हमारा होता है डी कोड। अब देखो यहाँ पर इन्होंने जो शॉर्टकट लिया हुआ है वो DI लिया हुआ है, FI लिया हुआ है यहाँ पर ये। फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, फैच ऑपरेंड ऐसे करके, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, स्टोर रिजल्ट। अब एक स्टेप छोड़कर यहाँ से यही वाली साइकिल को कॉपी कर दो, बस आंखें बंद करो कॉपी कर दो, कुछ नहीं करना। FDI, ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास FOA EXI, फिर STR लिख दो यहाँ पर ये। फिर अभी एक और जगह छोड़ के यहाँ से स्टार्टिंग कर दो, FI से करके ये। अगर आपने इतना डायग्राम बना दिया तो आप समझ जाओ 3 नंबर तो आपके यहाँ से हो गए। अब बात ये आती है कि फैच ऑपरेंड साइकिल होती क्या है, अब उसको तो समझा रहे ना जरा। देखिए, तो ये वाली जो फैच ऑपरेंड साइकिल थी यहाँ पर, ये इंस्ट्रक्शन की लिस्ट को एग्जीक्यूट करने का एक वे है
जिससे सीपीयू पैरेलली काफी सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार में एग्जीक्यूट करके मेमोरी को बूस्ट कर देता है, मेमोरी बहुत फास्ट हो जाती है। यहाँ से आपकी डेफिनेशन है और ये क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या होती है? तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो सीपीयू के अंदर यूज होती है, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, जिससे बाय ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन इन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मतलब हम ओवरलैप करते चले जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि एक की जगह खाली हो रही है दूसरे को दे दी जाएगी वो जगह यहाँ पर। ये ऐसा नहीं है पूरे का वेट करो। इस साइकिल के अंदर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के नहीं आओगे तो नहीं समझ में आएगा एग्जाम लोगों को। इट डिवाइड द इंस्ट्रक्शन इनटू मल्टीपल स्टेप्स लाइक डिफरेंट स्टेजेस लाइक फेच, डिकोड, लाइक दिस, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक, जो मैंने अभी बताई थी वैसे करके लिख सकते हो। और भी लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ये what are the steps of the pipelining? There are 5 stages of the pipelining. That is fetch instruction, that is fi, decode instruction, that is di, fetch operand, that is foa, and then execute instruction exi, and then देखो यहाँ पर तो इन्होंने कुछ और दे रखा है, ये मत लिखो आप, जो मैं बता रहा हूँ वो लिख ना। और execute instruction, and then यहाँ पर आप store result, ये बस इतना लिख दो और इतना लिख दो। यहाँ से आप लोगों के बन जाएंगे कितने, 3 नंबर बन जाएंगे आपके यहाँ पर। ये ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर दे दिया कि प्रॉब्लम क्या क्या होती थी, तो देखो प्रॉब्लम आपको, मुझे नहीं लगता कि ये याद रहेगी, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉब्लम समझा दूं यहाँ पर क्या बात हो रही थी। देखो मैं इस स्लाइड को दोबारा स्टार्ट करूं, ये ऐसे करके मान लो कि मैंने i1 को यहाँ लेकर आया, ठीक है। अब i1 जब यहाँ पर आ रहा था, अब i1 यहाँ ना जाने की बजाय, मतलब अब इस समय ये क्या हो रहा था, ये डिपेंडेंट हो गया अनदर थिंग के ऊपर, पैच ऑपरेंड में नहीं है, इसको टाइम लग रहा है कि मेमोरी खाली हो, वहां से वहां आए। तो इस समय ये होगा कि इफ एन इंस्ट्रक्शन टेक डिपेंडेंट अपॉन द मेमोरी, मेमोरी पे डिपेंडेंट हो गया या फिर कुछ ऐसी डेटा पे डिपेंडेंट हो गया जो अवेलेबल नहीं है, तो ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब ये परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई थी, उसे डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा, कि अगर एक एक इंस्ट्रक्शन अपने सीक्वेंस में ना जाकर वो कहीं और चला गया, मतलब कोई और उसका जैसे सीपीयू के कंट्रोल यूनिट के पास में नहीं है, उसका कंट्रोल होता है। अगर कंट्रोल यूनिट नहीं है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही थी और एग्जीक्यूट करते समय उसको बीच में इंटरप्ट आ गया और उसने यहीं से नहीं छोड़ के कहीं और कर दिया, तो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। ध्यान रखिएगा वाली बात ये। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सारे स्टेप दिखा दूं। यहाँ पर ये आपको क्या क्या लिख कर आने, ये वाले आएंगे। ये आपको याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो थोड़े से याद रह जाएंगे। When hardware resources are not enough for all instruction at the same time, मतलब मैंने यहाँ पर ये वाली बात बताई थी अभी भी यहाँ पर, कि जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे थे, अब यहाँ पर किसी को डिमांड है कि भाई मुझे जब तक प्रिंटर से नहीं है डेटा नहीं मिलेगा मैं एग्जीक्यूट नहीं होऊंगा, तो ये आईफोन हिलगा रह गया ना, आईफोन नहीं मतलब एग्जीक्यूट हो पाया, क्योंकि जगह ही नहीं छोड़ रहा है। ये फैच ऑपरेंड अपने एड्रेस कैसे करेगा? तो इफ एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट अपॉन द हार्डवेयर देन इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। बोथ इंस्ट्रक्शन नीड मेमोरी एक्सेस साइमल्टेनियसली, या दोनों इंस्ट्रक्शन को नहीं है साइमल्टेनियसली एक बार में नहीं मेमोरी चाहिए, तो दोनों एक दूसरे को डेडलॉक में डाल देंगे। डेटा हजार्ड, डेटा हजार्ड मतलब डेटा की दिक्कत हो रही है। व्हेन इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो i3 है, i3 डिपेंड कर रहा है i4 के रिजल्ट पर। जैसे अरिथमेटिक में आने पर जैसे i3 इक्वल टू है i4 प्लस के 4, अरिथमेटिक में कैलकुलेट होना है कि i4 प्लस के 4। अब i4 यहाँ पर आई नहीं है भाई साहब, पहले जब i4 यहाँ पर आई नहीं है तो i4 की वैल्यू कैसे एग्जीक्यूट हो पाएगी? या i3 इक्वल टू i5 कर दो प्लस 4, या i6 प्लस के 4 कर दो, और i6 यहाँ वेट ही कर रहा है, i6 अभी नहीं है, अपना डिकोड ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर i3 को तो नहीं मिल पाएगा ना वो वाली वैल्यू, तो ये हिलकर रह जाएगा और आपकी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल हजार्ड, व्हेन द पाइपलाइनिंग मेक्स रॉन्ग डिसीजन और ब्रांचेज। अब देखो अगर ये पाइपलाइनिंग जो सीक्वेंस में चल रही है, अगर इसने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, मतलब इसने क्या किया, जैसे मैं यहाँ रखा हूँ, जो ये सबको सीक्वेंस में चल रहा था कि i1 के बाद i2 यहाँ आएगा, अब इसने i1 को यहाँ भेजना था लेकिन भेज दिया इसने i2 को यहाँ पर, तो वो रॉन्ग सीक्वेंस हो गया ना। और रॉन्ग सीक्वेंस की वजह से पाइपलाइनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, पाइपलाइनिंग स्टॉल बबल, सीपीयू हैज टू वेट स्टॉपिंग पाइपलाइनिंग स्टेज टेम्पररी। अगर सीपीयू को कोई इंटरेक्ट हो जाता है या इंटरनल कंफ्लिक्ट हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, तो सब पाइपलाइनिंग को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ जाएगा। ये आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गई? अब देखो अगर मैं नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को तो आप मुझे एडवांटेज बता सकते हो। एडवांटेज इस पाइपलाइनिंग की यही है कि इससे सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट है हमको बहुत जल्दी मिल सकता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सकता है,
एज ऑल पार्ट ऑफ द सीपीयू जो होते हैं हर समय नहीं है, बिजी रहते हैं, बिजी। ऐसा नहीं है कि एक I1 इंस्ट्रक्शन जब तक एग्जीक्यूट हो रहा था तो फैच वाला पार्ट खाली रहा, ALU खाली रहा आपका, बस डिकोड ही चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडल रहता है हर समय, क्या रहता है, बिजी रहता है वो, फास्टर एग्जीक्यूशन हो पाता है, इनहेंस सिस्टम परफॉर्मेंस। कुल मिला के इनहेंस इनहेंस इनहेंस, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। अब इसको घुमा फिरा के तो बना दोगे ना, ठीक है, एग्जाम में मिल जाएगा, स्क्रीन शॉट ले लो, नोट डाउन भी कर लो। समझ में आ गई ना बात, तो बताओ। चलो मैं आगे। और एक और बात, जैसे ये वाला जो पोर्शन था, चलो छोड़ो, रहने दो, ठीक है, चलो आगे चलते हैं।